हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है ये आपका इकोनॉमिक्स का। और पिछले सेट में हमने टोटल 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलावा आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके अलावा करेंट अफेयर्स की वीडियो और सेट देखने को आपको मिलेगी। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जो है 15-16 मार्च को होने वाली है, जो कि बहुत करीब आ चुका है। और आपको ज़रूरत है कि जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करने का। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है उस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। और क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेंसेक्स जो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनियों का एक सूचक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये क्या है, 30। कितनी? 30। चल अगला सवाल देखेंगे कि एन एस ई जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है कि इनमें से किस समिति के अनुशंसों के आधार पर भारत ने एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरवानी समिति। किसका? फेरवानी समिति, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखेंगे। और अगला सवाल है कि वे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है पूंजीगत वस्तुएं। क्या कहलाती है? पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपका है कि एफडीआई का अर्थ क्या होता है। तो एफडीआई का जो आपका अर्थ होता है ये होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों, अगला सवाल आपका है कि भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य मुख्य नियामक प्राधिकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सेबी है। क्या है? सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड जो होती है सेबी किस शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई, मुंबई में। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि बुल और बियर शब्द का उपयोग किए जाते हैं। तो ये शेयर बाजार में कहाँ किया जाता है? बुल और जो बियर होता है इसका जो उपयोग किया जाता है ये शेयर बाजार में आपका होता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है जिसको बीएसई बोलते हैं, किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1875 में। कब किया गया था? 1875 में। दोस्तों, जो एशिया का सबसे पहला आपका स्टॉक कहती है ना, एक्सचेंज वगैरह जो है, ये मुंबई में का जो बॉम्बे स्टॉक है, ये दलाल जो कहती है गली है, इसमें आपको स्थित है। अगला सवाल आपका है कि सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर को डैश कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान में से मुक्त मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है सार्वजनिक व्यवस्था जो दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, कौन है? मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि केंद्रीय रेलवे बजट के सामान्य बजट के साथ प्रति वर्ष विलय किस वर्ष किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 2017-2018। इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि रेलवे बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ रखा जाने वाला है। तो ये वारुच में। क्या है? वारुच। ए नंबर इसका राइट, सॉरी वारुच नहीं ना, बड़ोदरा है। क्या है? बड़ोदरा में। बी नंबर इसका क्या राइट आंसर का? बड़ोदरा। ठीक है। अगला सवाल आपका है। अगला सवाल है कि वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है क्या? किसका है? वित्त है। किससे? वित्त से। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वित्त। कौन सा? वित्त। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर के पंस सॉरी सनमुखम चेट्टी। ठीक है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, वस्तु और सेवा कर जो होता है इस जीएसटी का पूर्ण रूप होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका।
अगला सवाल है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कहाँ की गई थी और इसका शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2017 को। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को किया गया था। चलिए अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है? तो 10% जो है ये आपका जीएसटी रेट स्लैब नहीं है। बाकी आपका 5% है, 18% है, 28% है। ये अपने वस्तुओं के हिसाब से होता है, ठीक है, सबका अलग अलग। आप लग्जरी कोई भी चीज़ लेने जाइएगा तो उसका 28% आपका जीएसटी लग जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको जीएसटी 2017 बोलते हैं, प्रकाशित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि एवं न्याय मंत्रालय। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन सा अधिक आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसांख्यिकी जो है आपका आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। बाकी आपका देख रहे हैं विपणन संबंधी भूगोल, पर्यटन संबंधी भूगोल, संसाधन संबंधी भूगोल, ये क्या है आपका भूगोल का उपक्षेत्र है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि प्रथम बार सेवा कर भारतीय में किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस में दिया है 1994, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में इस जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क जीएसटी का अंतर्गत नहीं आता है? तो ये क्या नहीं आता? स्टाम्प शुल्क जो होता है ना, ये आपका जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। बाकी आपका जो वैट था, केंद्रीय उत्पादन शुल्क है, मनोरंजन कर है, ये आपका क्या होता है? ये जीएसटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। वैट इसके पहले था, जीएसटी के पहले वैट लगता था, आपने देखा होगा। चलिए अगला सवाल आपका है कि कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निष्पक्षता का सिद्धांत। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो याद रखिएगा ये हमेशा फ्रांस। किसका? फ्रांस। जो हमारा जीएसटी लागू हुआ है ये किसके बेस पे है? कनाडा का बेस में है, ठीक है, बेस पे है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किसने उठाना पड़ता है? अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किससे उठाना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है उपभोक्ता को। सी नंबर इसका राइट आंसर है क्या? उपभोक्ता को। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर 2017 का कौन से महीने में लागू किया गया था? तो अभी हम लोग पढ़ा था जुलाई। कौन सा? जुलाई, 1 जुलाई। चलिए अगला सवाल आपका है कि मतलब जिसको टैक्स बोलते हैं कि कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि करारोपण की वह विधि क्या है जहां पर कराधान राशि के बढ़ने के साथ साथ करों के दर में बढ़ोतरी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रगतिशील कर। क्या हो जाएगा? प्रगतिशील कर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? तो ये किससे है? राजस्व से। किससे है? राजस्व से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयकर है। क्या है? आयकर। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है कि डैश को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर को, जीएसटी को आपको माना गया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अध्यक्ष कौन होंगे? अरुण जेटली। कौन? अरुण जेटली। ये भी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल आपका है कि सामुदायिक विकास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो देखिए यहाँ पे शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना, जीवन स्तर का बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण योजना बनाने, गांव को सहायता करना, इसका सब हो जाएगा। इसका ई नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका कि भारत में मध्य अर्धशतक मिड सॉरी 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी संगठन थे। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, राष्ट्रीय आय में तृतीय अंश क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। उनकी एक नियोजन की आवश्यकता के कारण कारण और ऑप्शंस में देखिए और भी दिया हुआ है। ये आपका ये नंबर नहीं होगा, 2 नंबर देखिए, तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण, हाँ ये हो जाएगा आपका। कृषि पर अधिक निर्भर के कारण, ये भी आपका हो जाएगा। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, ये भी हो जाएगा। निम्नलिखित कुटुंब में से अपना उत्तर चुनना है। तो इस तीनों 2, 3, 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे डी नंबर दिया, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो ये किस चीज़ पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत की जब भी बात आए, अर्थव्यवस्था की जब बात आए, तो आप याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका कि भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? तो सबसे पहले जनगणना कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपको 1872 में, 1872 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1872। चलिए अगला सवाल है, शिशु मृत्यु दर AIMR क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष के कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में पहली समकालीन जनगणना कब की गई थी? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था, अभी पढ़े थे हम लोग ने, 1881। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि 2011 में जनगणना के अनुसार इसमें कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आप याद रखिएगा डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश हमेशा याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? शहर की बात भी पूछी जा रही है। शहर जो है ना, बेंगलुरु जो आपका है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इस सेट का आपका लास्ट सवाल है, और सवाल है कि 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक मुताबिक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पूंजी को मेगा सिटीज़ के तौर पर जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। कितना? 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ये आपके ना एकदम करेंट से होते हैं। तो ये आपका जो ये क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिस होगा आपको करंट अफेयर्स देखने से। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब इसमें आप देखिएगा तो कुछ कुछ क्या होता है, चेंज होते रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा करंट से भी आपको क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो दोस्तों चलिए, आपका आज का जो सेट हुआ है कंप्लीट हो गया। अगला सेट में आपको मिलते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।